देखो, जब भी हम मनी सप्लाई पढ़ते हैं तो मनी सप्लाई में बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जहां से यूपीएससी या फिर बाकी कमीशन एग्जाम्स भी सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, फिडुशियरी मनी क्या होता है, फिएट करेंसी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, या फिर हुंडी क्या होता है। आप सभी ने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। आज इकोनॉमी की पहली क्लास है, स्पेशली हम कवर अप करने वाले मनी सिस्टम को, मनी सप्लाई को। एंड लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास छोटी होगी, आधे घंटे के आसपास ही होगी, और आज की क्लास में आपको सारे इंपॉर्टेंट से टर्म समझाऊंगा जो मनी से संबंधित टर्म से जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एंटायर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। So hi everyone, my name is Rupesh. If you do not know me, I am founder of Power IAS and here we have started a complete series for Indian economics जहां पे यूपीएससी और बाकी स्टेट कमीशन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं उनके हम थेमेटिक एरियाज को कवर अप करेंगे। वीडियो की फ्रीक्वेंसी होगी 1 से 2 वीडियो हफ्ते में आती हुई नजर आएगी। एंड देयर इज अ प्लेलिस्ट दैट यू कैन फॉलो इन ए कंटीन्यूअस बेसिस, है ना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सभी को सबसे स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा कि सर इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या होता है, व्हाट इज दिस इवोल्यूशन ऑफ मनी अबाउट, पैसा कैसे इवॉल्व करता है। आप सभी ने देखा होगा इनिशियल टाइम से बहुत पहले वी वर यूजिंग दिस बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब लेन देन, मतलब मेरे पास में पैसा नहीं है और पैसे के द्वारा कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर सपोज करो गाय खरीदना है तो मैंने भैंस को दे दिया, भैंस के बदले मुझे गाय मिल रही है, राइट। मतलब क्या हो रहा है, वी आर डूइंग एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। वहां से इवॉल्व होते होते आज हम डिजिटल करेंसी तक पहुंच गए। सो दिस जर्नी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, अक्रॉस द ईयर्स, अक्रॉस द डिकेड्स एंड अक्रॉस मेनी सेंचुरीज एंड ऑल, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में अगर आप बार्टर सिस्टम की तरफ में देखो तो बार्टर सिस्टम का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, दैट इज समथिंग वी कॉल इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कहने का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली आप कुछ कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो वही चीज लेना चाह रहा है जो आप दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, अब करेंसी तो है नहीं जिसके फॉर्म में अपन ट्रांजेक्शन करेंगे, मुझे 5 बकरी खरीदनी है और पैसा तो है नहीं कि मैं पैसे के फॉर्म में करूंगा। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास में 10 किलो अनाज है, मैं 10 किलो अनाज दूंगा और उसके बदले मुझे 5 बकरी मिल जाए। अब मुझे एक ऐसा इंसान खरीद ढूंढना पड़ेगा जो उस बकरी के बदले 10 किलो अनाज की उम्मीद लगाए बैठा है, जो एक्चुअली में 10 किलो अनाज ढूंढ रहा है। कोई बोले कि हाँ मैं बकरी देना चाहता हूं बट मुझे बकरियों के बदले दो क्या अनाज नहीं चाहिए, मुझे सपोज करो मुझे कुछ और चाहिए, एनीथिंग इट कैन बी, राइट। 2 किलो कोई और प्रोडक्ट चाहिए, फिर सपोज करो कोई मुझे अलग डोमेस्टिक एक जानवर चाहिए, एक डॉग ही चाहिए, तो फिर मेरा उसके साथ तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। सो दैट्स कॉल्ड इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। व्हाट इट मींस इज finding someone who wanted exactly what you had and what you exact and had exactly what you wanted। मतलब आप एग्जैक्टली वही चीज ढूंढ रहे हो जो उसे चाहिए, वो एग्जैक्टली वही ढूंढ रहा है जो आपके पास है। अगर ये प्रोसेस पूरा हो रहा है तभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पॉसिबल है, जो कि बार्टर सिस्टम का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन था। हिस्ट्री भी मैंने पढ़ाया हुआ बच्चों को, हिस्ट्री का टीचर भी हूं। तो बेसिकली स्टार्टिंग कब से होता है करेंसी का, तो आप सभी को पता चलेगा सर मेटालिक करेंसी 6 सेंचुरी बीसी, जब महाजनपद का टाइम पीरियड आता है तब हम करेंसी का स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बार्टर सिस्टम के अराउंड ही चीजें चलती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। जब आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखोगे तो सबसे पहले चाइना था जिसने प्रिंटेड करेंसी की शुरुआत की है। और अगर आप इंडिया में बात करो तो स्टार्टिंग डेज में हुंडी नाम का एक बिल ऑफ एक्सचेंज था। समझो इस चीज को, हुंडी का मतलब क्या होता है, इट्स कॉल्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जितने भी एस्पिरेंट पीवाईक्यू नहीं देखते, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, आईएएस के एग्जाम में 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हुंडी, हुंडी का मतलब क्या होता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, बिकॉज वी पीपल जनरली इग्नोर दिस टर्म्स इन इकोनॉमिक्स, है ना। बेसिक क्लासेस लिए टर्म्स पढ़ा रहा हूं, आने वाली क्लासेस में बहुत कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे हम, है ना। तो जब हुंडी क्या होता है, तो इंडिया में स्पेशली जो गुजरात के मर्चेंट्स थे वो एक हुंडी का इस्तेमाल करते थे। हुंडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज था। अब ये होता कैसा है, सपोज करो मैं दिल्ली का रहने वाला एक व्यापारी हूं, मेरे पास गुजरात का एक व्यापारी आया। अब मुझे उस व्यापारी को अगर 10,000 रुपए देने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक में जाऊंगा, दिल्ली के बैंक में, वहां पे 10,000 रुपए दूंगा और उस बैंक से एक हुंडी ले लूंगा। हुंडी इज लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये हुंडी में लिया करके उस गुजरात के व्यापारी को दे दूंगा। अब वो गुजरात का व्यापारी मुझसे वो हुंडी लेकर के वापस गुजरात जाएगा और गुजरात के किसी बैंक में उस हुंडी को जमा करेगा, बैंक से 10,000 रुपए वो ले लेगा। कहने का मतलब क्या है, हुंडी इज लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर मैंने हुंडी दे दिया तो आपको कैश लेकर के ट्रांजेक्शन करने की आवश्यकता नहीं, कैश लेकर के ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई हुंडी इज कॉल्ड एज द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो व्हाट वाज हुंडी, हुंडी वाज द बिल ऑफ एक्सचेंज। इन अदर वर्ड्स, हुंडी वाज द रिटन नोट्स बैक्ड बाय प्रीशियस मेटल्स एंड गवर्नमेंट गारंटी।
गवर्नमेंट की गारंटी होती थी उस पर्टिकुलर हुंडी को लेकर के, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राइट। दीज अर्ली फॉर्म पेव द वे फॉर मॉडर्न कैश। इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें मॉडर्न टाइम्स में कैश और अब तो डिजिटल करेंसी और बाकी चीजें इवॉल्व होते हुए नजर आती है, ठीक है। तो डिजिटल रेवोल्यूशन, अगर आप आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखोगे तो स्टार्टिंग होता है सर प्लास्टिक मनी के साथ, मतलब प्लास्टिक मनी के साथ स्टार्टिंग नहीं होता, आपको इस तरीके से मॉडर्न करेंसी दिखाई देगा। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है, आप सभी के पास में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आजकल आप मशीन पे गए, आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई कैश की जरूरत नहीं है, मनी ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया और आपको सामान मिल गया। दूसरा आपको दिखाई देगा सर डिजिटल पेमेंट। आज इंडिया में सब लोग, ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग दिस डिजिटल पेमेंट। आप सब्जी भी खरीदने जा रहे हो और आप स्कैन कर रहे हो, राइट, एंड यू आर पेइंग देयर। प्लस आपको दिखाई देगा सर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मैं इसको और डिटेल में आने वाली क्लासों में बताऊंगा, इसमें आपको ई रूपी और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी में दिखती हुई नजर आएंगी। तो इस तरीके से आपको ये आज का इवॉल्व वर्जन ऑफ करेंसी दिखाई देगा, व्हिच इज प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी एंड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो मनी के हम जो अलग अलग फॉर्म्स को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफाइन द टर्म मनी, राइट, मतलब मनी एक्चुअली में क्या, व्हाट इज दिस मनी अबाउट। बहुत सिंपल है, मनी इज एक्चुअली डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग मल्टीपल रोल्स। बहुत ही कमाल का चीज है, बहुत सारे रोल प्ले करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मनी हम कहते हैं। एक्चुअली में इसको हम किस तरीके से समझते हैं, सो इट इज अंडरस्टूड थ्रू इट्स फंक्शन रेदर देन इट्स फिजिकल फॉर्म। इसके फिजिकल फॉर्म के द्वारा हम उसको नहीं समझते, उसको हम उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक कागज का टुकड़ा है, इस पे 100 लिखा हुआ है और ये सरकार ने लीगल टेंडर दिया हुआ कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर आप इसके फिजिकल फॉर्म को देखोगे तो आप बोलोगे यार इससे बड़ा कागज का तो पेपर मेरे पास में, मतलब स्कूल बैग्स है, मेरे पास में मैगजीन्स है, इससे बड़े बड़े पेजेस है, बट उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इसके फिजिकल फॉर्म की वैल्यू कुछ नहीं है, बट इट इज बैक्ड बाय द लीगल टेंडर। जो गवर्नमेंट ने 100 रुपए को मार्केट में एलिजिबिलिटी दी है कि ये अगर आएगा तो 100 रुपए का सामान खरीद सकता है, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द मनी। तो मनी क्या है सर, इट इज बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू इट्स फंक्शन। आप इसको इसके फंक्शन के द्वारा इसको बेटर समझ सकते हो, इसके फिजिकल फॉर्म से आप इसको नहीं समझ सकते। अब सपोज करो एक बहुत ही छोटा सा सिक्का है, अब उस पर 2 रुपए का मेटल है, लेकिन अब इस सिक्के पे 10 रुपए लिखा हुआ है। तो अगर आप सही मायने में देखोगे तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उस सिक्के की खुद की वैल्यू तो 2 ही रुपए, लेकिन मार्केट में वो 10 रुपए के बराबर चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, आप उसके फिजिकल फॉर्म के हिसाब से नहीं, आप उसके फंक्शन के हिसाब से उसको समझोगे, दैट इज कॉल्ड एज द मनी। तो मनी का जो सबसे प्राइमरी रोल है वो क्या है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सबसे फंडामेंटल रोल है, आप इसको आंसर से भी लिख सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब मैंने कोई एक सामान खरीदा, इस सामान को मुझे किसी और चीज में कन्वर्ट करना, मैं कैसे करूंगा कन्वर्ट, सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मैं मनी के द्वारा करूंगा। सपोज करो मेरे पास में 100 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट है ए, है ना, अब मुझे 2 प्रोडक्ट खरीदने हैं जो बी है और दोनों 50-50 रुपए के। तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट हटाऊंगा, मेरे पास में पैसे आ गए, मैंने 2 प्रोडक्ट खरीद लिया बी 50-50 रुपए के, वो 100 रुपए के बराबर हो गया। तो ये 100 रुपए जो था, जो प्रोडक्ट ए था, इसका वैल्यू ट्रांसफर होके 2 प्रोडक्ट में आ गया, दैट इज बी, B1 एंड B2। आप समझ रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मतलब ये वही वैल्यू है, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज द फंडामेंटल रोल ऑफ मनी, एलिमिनेटिंग द इनएफिशिएंसीज ऑफ द बार्टर सिस्टम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल दिस मनी इज बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, चलो आगे देखो, हाउ मनी फैसिलिटेट वैल्यू ट्रांसफर। मनी आखिरकार में वैल्यू ट्रांसफर कैसे करता है, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब मार्केट में कोई भी चीज को आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से नाप सकते हो, मतलब उसका लेबल समझ सकते हो। अगर मैं एकदम ठेठ भाषा में बताऊं तो आप उसकी औकात का पता लगा सकते हो कि ये चीज जो यहां पे है ये मैं खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता, और मैं नहीं खरीद सकता तो मैं कितने से नहीं खरीद सकता, बिकॉज द प्रोडक्ट हैज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब आप पैसे के द्वारा एक स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज से उसका एग्जैक्ट वैल्यू मैप कर सकते हो। सेकंड इज डिविजिबिलिटी, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है ना, मैं 50 रुपए की चीज एक बार में खरीद लूं या 10-10 रुपए के 5 चीजों को खरीदूं या 5-5 रुपए की 10 चीज खरीदूं, इट इज क्वाइट डिविजिबल in as many format as I want, है ना। मतलब क्या सर, ये it can be broken into smaller units, बहुत छोटे छोटे यूनिट में इसको अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कॉइन्स में, नोट्स ऑफ वेरी डिनोमिनेशंस, बहुत अलग अलग लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पता चलेगा और क्या क्या है, तो एक आपको दिखाई देगा पोर्टेबिलिटी, बहुत सही बात है। अब अगर सपोज करो मुझे 100 रुपए की सब्जी खरीदनी है,
तो 100 रुपए का मैंने सपोज करो 2 किलो आलू ले लिया। अब वो 2 किलो आलू कितना भारी है, लेकिन मैं 2 किलो आलू ना खरीदूं, मैं 100 रुपए पॉकेट में लेकर के जाऊं और मैं कहीं पहुंच कर गया, सपोज करो मुझे दिल्ली से गांव जाना है, मैं दिल्ली से 2 किलो आलू लेके गांव जाऊं, या दिल्ली से मैं 100 रुपए अपने पॉकेट में लेके जाऊं और गांव में जाकर के वही आलू उतने ही रेट पे खरीद लूं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या पता चलेगा, मनी इज इजिली पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना इज वेरी इजी, है ना। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। आप सभी को पता है लंबे समय तक ड्यूरेबल है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय के लिए, पैसे रिटर्न्स में आते हैं ना, तो इट इज एक्चुअली ड्यूरेबल इन लॉन्गर टर्म्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट से डिफरेंसेस जो मनी में हमें बेसिकली देखने को मिलता है, क्या है सर? तो अगर आप कॉन्टिजेंट फंक्शंस में देखोगे तो बेसिकली एक आपको दिखाई देगा स्टोर ऑफ वैल्यू और एक आपको दिखाई देगा यूनिट ऑफ अकाउंट। ये किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? सो इट इज डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिचुएशंस। अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस में आप इसको दो अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो पैसा जो है किसी भी चीज के वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अब इस चीज को समझो, राइट। इट अलाउज प्रिजर्वेशन ऑफ परचेजिंग पावर ओवर टाइम। सपोज करो मेरे पास में 100 रुपए का सामान खरीदने की क्षमता है, आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ समथिंग दैट आई कैन परचेज एनीथिंग ऑफ ₹100, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला कि यार ये 100 रुपए से ना मैं 50 रुपए खर्चा करूंगा और 50 रुपए मैं प्रिजर्व कर लूंगा फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए क्यों? हो सकता है 1 साल बाद मेरे पास जॉब ना हो तो मैं इस 50 रुपए से कुछ टाइम अपना गुजारा कर पाऊं। तो मैंने क्या कर लिया, इस पैसे को, इसकी वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब इसके ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। क्या है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस? हो सकता है ये 50 रुपए की वैल्यू जो आज के डेट पे है, 1 साल बाद इसकी वो वैल्यू ना हो, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। घटती मतलब घटने के चांसेस ज्यादा है एंड डिपेंड्स ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताता हूं। देखो होगा क्या, सपोज करो अभी के टाइम पीरियड में मैं 50 रुपए का 1 kg आलू खरीद पा रहा हूं। आज के डेट में मैं 50 रुपए का 1 किलो आलू खरीद पा रहा हूं। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, इस 50 रुपए की परचेजिंग पावर क्या है, इस वर्ड को हमेशा अच्छे से याद रखना। क्या बोल रहा हूं मैं? परचेजिंग पावर। अब इस चीज को समझो, इकोनॉमी इज वेरी टेक्निकल, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। परचेजिंग पावर मतलब क्या है? खरीदने की शक्ति। अभी 50 रुपए की खरीदने की शक्ति क्या है कि सर ये 1 किलो आलू खरीद सकता है, दैट इज द परचेजिंग पावर ऑफ दिस 50 रुपीज। अब सपोज करो 1 साल बाद मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया और बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन आ गया, मतलब आलू का जो रेट है वो डबल हो गया। अब आपको अगर 1 किलो आलू खरीदना है तो आपको अब 100 रुपए चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, 1 साल पहले ये जो 50 रुपए का परचेजिंग पावर था, क्या 1 साल बाद आज भी इस 50 रुपए का परचेजिंग पावर सेम है? क्या आज भी आप 50 रुपए में उतना ही सामान खरीद पाओगे? नहीं खरीद सकते। आई थिंक दिस शुड बी वेरी सिंपल टू ऑल ऑफ यू। अगर सपोज करो पिछले साल में 50 रुपए का 1 किलो आलू खरीद रहा था, अब आलू 100 रुपए किलो हो गया, तो अगले साल मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे 1 किलो खरीदने के लिए। मतलब इसका परचेजिंग पावर आधे से कम हो गया। इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे आप ये समझ लो सर कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, अगर मार्केट में सामान का दाम बढ़ेगा, तो उस करेंसी की खरीदने की शक्ति कम होगी। यानी कि इससे एक इन्फ्लुएंस क्या निकला? इससे एक इन्फ्लुएंस ये निकला कि इन्फ्लेशन, आपका जो इन्फ्लेशन है ये डिक्रीज करता है परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर मार्केट में महंगाई आएगी तो उस करेंसी के परचेजिंग पावर को गिराएगी, है ना। आप जो पहले 50 रुपए में खरीद रहे थे, अब सेम चीज को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए लगाना पड़ रहा है। यानी कि उस रुपए के परचेजिंग पावर को महंगाई ने कम कर दिया। ये डायरेक्ट रिलेशन है। प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज रिलेशंस, है ना। इनका हम आगे यूज करेंगे जब आने वाली क्लासेस होंगी, जब मैं आपको मनी सप्लाई बताऊंगा, MO, M1, M2, M3, M4, इसमें क्या रिलेशन है, किस तरीके से मार्केट इकोनॉमिक्स प्ले कर रहा है, हाई पावर मनी क्या होता है, मनी सप्लाई के लिए M3 कैसे लेते हैं, CSR, SLR में किसका कैलकुलेशन हो रहा है, वहां पे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स काम आते हुए नजर आएंगे। सो आई एम अगेन टेलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्लास है। आने वाली क्लासेस में हम इसी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आपको क्या पता चलेगा? तो देखो मैंने आपको बता दिया, इसका इफेक्टिवनेस जो ये डिपेंड करता है कि उस वक्त का इन्फ्लेशन रेट क्या है। एंड नॉट ऑल फॉर्म ऑफ मनी सर्व इक्वली वेल एज स्टोर ऑफ वैल्यू। ये तो हम सभी को पता है कि अगर आप पैसे आज स्टोर कर लोगे तो ये इक्वल सर्व नहीं करेगा आपको। हो सकता है आज के टाइम पीरियड में आपने ये सोच लिया कि मैं आज से 20 साल बाद रिटायर होऊंगा जॉब से, तो मेरे पास में 1 करोड़ रुपए होंगे आज से 20 साल बाद। लेकिन आप उस 1 करोड़ रुपए की औकात आज के मार्केट के हिसाब से सोचो कि मेरे पास 1 करोड़ होंगे, लेकिन 20 साल बाद टेक्निकली देखो तो हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वो 1 करोड़ रुपए आज के 50 लाख के बराबर हो, इन्फ्लेशन के कारण ना। तो जो स्टोर ऑफ वैल्यू है ये डिफर कर सकता है मार्केट रेट के हिसाब से, है ना। इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कम होते रहती है ना।
और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप अपने घर में देखो, अपने पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स को कहेंगे जब हमारी जॉब होती थी तो हमारे 1500 रुपए सैलरी मिलती थी, हमें 2000 रुपए सैलरी मिलती थी। आज के टाइम पीरियड में अगर आप आज से 30 साल 40 साल पहले कोई 1500 कमाता था तो आज की सैलरी उसकी 1 लाख के आसपास की है, बिकॉज अल्टीमेटली द इन्फ्लेशन इज हाई, द परचेसिंग पावर हैज गॉन मोर लो, एंड दैट इज द रीजन हाउ द डायनेमिक्स ऑफ इकोनॉमी प्लेस, है ना। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। यूनिट ऑफ अकाउंट एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना है और आपको उसका एग्जैक्ट प्राइस पता है तो आप उसको सही तरीके से मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ अकाउंट। आप उसके प्रॉपर अकाउंट मेजर कर सकते हो बिकॉज आपने हर एक चीज को एक यूनिट दे रखा हुआ है, राइट। सो व्हाट इट मींस इज इट प्रोवाइड कॉमन मेजर फॉर वैल्यूइंग गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे सपोज करो, वही वाली बात है कि अगर मुझे 1 किलो आलू खरीदना है, अब वो 1 किलो आलू का जो रेट है वो इक्वल है 2 किलो किसी और सब्जी के रेट के। तो मेरे को ये पता है सर कि अगर सपोज करो मैं आलू हटा के कोई और सब्जी खरीदूंगा तो उतने रुपए में क्या क्या खरीद सकता हूं। ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। और यूनिट ऑफ अकाउंट के कारण यू विल अंडरस्टैंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अकाउंटिंग, फॉर बजटिंग, फॉर इकोनॉमिक कैलकुलेशन। इसलिए मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी, है ना, जो कि मनी के अलावा और बाकी चीजों से ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे टर्म्स, अब देखो देखने के लिए टर्म्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। अब जैसे एक मैं आपको टर्म दिखाऊंगा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और है ये कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सपोज करो आज के टाइम पीरियड में मुझे कोई सामान चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस सामान को लोन पे ले लूंगा। अब लोन क्या है, तो लोन एक तरीके से सिक्योरिटी है कि मैं भविष्य में वो पैसा पे करूंगा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब मैंने सामान आज से लिया, पेमेंट को डेफर कर दिया फ्यूचर के लिए कि मैं भविष्य में पे करूंगा। ये भी क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मनी एक फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन है। अगर पैसा नहीं होता, बार्टर सिस्टम होता, तो क्या ये पॉसिबल था, नहीं था पॉसिबल। आज आप बोलो मेरे को आप एक गाय दे दो, मैं उस एक गाय के बदले आपको एक भैंस दूंगा और वो भी आज से 20 साल बाद दूंगा। अब वो इंसान बोले भाई 20 साल बाद मुझे भैंस की जरूरत नहीं, तो हो सकता है ना कि वो आपको वो चीज नहीं देगा अभी। लेकिन पैसा, मनी एक ऐसी चीज है कि हाँ 20 साल बाद दोगे, ठीक है, आप इंटरेस्ट के साथ दे देना, क्योंकि उस पैसे को, वो एक लिक्विड एसेट है, उसको वो किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है ना। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, इट इनेबल्स ट्रांजेक्शन वेयर पेमेंट ऑकर्स लेटर। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एक फार्मर है, वो 1000 रुपए ले रहा है जनवरी में और वो बोल रहा है क्या कि मैं 10,000 मतलब 10,000 ले रहा है और वो कह रहा है कि मैं 10,500 आपको जुलाई में पे कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो पैसा है ना, जो मनी, जो रुपी है, वो क्या है, तो इट इज एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में काम करता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज रीपेमेंट इज पोस्टपोन्ड और डेफर्ड टू अ फ्यूचर डेट। कहने के लिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ये टर्म कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनी प्लेस द फॉलोइंग रोल, ऊपर आ जाए स्टोर ऑफ वैल्यू, नीचे आ जाए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और ऐसे एक और ऑप्शन में लिखा ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब मनी के फॉर्म्स है, ये मनी का रोल है, जो की टर्म्स के द्वारा हम यहाँ पे समझते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है सर टाइप्स ऑफ मनी क्लासिफिकेशन बाय अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ये भी बहुत कमाल की चीज है, पैसे कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम ट्रस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, और हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि उस पैसे को कौन सी अथॉरिटी लेकर के आ रही है। जैसे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाई देगा फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैसा जो मार्केट में लीगल है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज उसके पीछे गवर्नमेंट का बैकिंग है ना। सो इट इज कॉल्ड एज, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर और अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट ने एक सिक्का मार्केट में डाल दिया तो आप ये नहीं कह सकते मैं सिक्का नहीं लूंगा, राइट। यू हैव टू टेक दैट बिकॉज दैट इज द राइट करेंसी, दैट्स अ फिएट करेंसी एंड इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट अथॉरिटी, सो यू हैव टू टेक दिस, है ना। दैट इज कॉल्ड एज द फिएट मनी। मतलब इसका पूरा वर्थ जो है वो कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सपोज करो एक सिक्का है, अब ये सिक्के पे जो मेटल है, ये मेटल का जो कीमत है वो है सर 2 रुपया, लेकिन सरकार ने इस सिक्के पे लिख दिया 10 रुपए। अब आप बोलो कि मैं नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि इसका कीमत तो 2 रुपए है। नहीं, आपको लेना पड़ेगा बिकॉज इस पे 10 लिखा हुआ, ये 10 रुपए के हिसाब से चलेगा, बिकॉज इसके पीछे बैकिंग है, किसकी, गवर्नमेंट की बैकिंग है। इसकी खुद के इंट्रेंसिक वर्थ की बैकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 2 रुपए का है तो मैं इसको 2 रुपए के ही बराबर मानूंगा, नहीं मान सकते आप। यू हैव टू कंसिडर इट इक्वल टू 10 रुपी कॉइन बिकॉज अल्टीमेटली इट्स बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इशुइंग अथॉरिटी उस बेसिस पे आप देखो तो गवर्नमेंट बैकिंग है। अब जितने भी करेंसी है, यूएस का डॉलर, इंडियन रुपी, सब इसी में आ जाएगा। एक होता है सर फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा पैसा जो ट्रस्ट के बेसिस पे, और किसके ट्रस्ट के बेसिस पे,
पेयर एंड पे, जो दे रहा है पैसा और जो पैसा ले रहा है उनके ट्रस्ट के बेसिस। फॉर एग्जांपल चेक, अब सपोज करो आपने किसी को चेक दे दिया है ना, आपने छोटा अमाउंट दिया, 5-6 हजार रुपए का चेक दिया और आपने बोला कि इस चेक को ना आप 2 महीने बाद निकाल लेना। अब वो इंसान कल गया 2 महीने बाद बैंक में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक में वो जाएगा और बोलेगा कि ये चेक लो और मुझे पैसा दो, और बैंक देखेगा कि वो चेक के अकाउंट वाले के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो भी बैंक आपको पैसा दे देगा? नहीं देगा, आपका चेक बाउंस कर जाएगा। बैंक बोलेगा कि आपको जिसने चेक काट के दिया उसके तो अकाउंट में पैसा ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि आप लीगल प्रोसेस से जाओगे कि मेरा ट्रस्ट था, ये था, वो पैसा था, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखो तो ये आपके और उस इंसान के बीच का ट्रस्ट था कि मैं तुम्हें एक चेक साइन करके दे रहा हूं, इसके बदले तुम मुझे ये काम कर दो, मैं तुम्हें चेक दे रहा हूं, अब ये चेक से तुम पैसा ले लेना। आपने ट्रस्ट के बेसिस पे उस चेक को ले लिया। अब वो अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा भी नहीं, है ना। अगर वही गवर्नमेंट वाली बात होती तो अकाउंट में पैसा है नहीं, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया गया तो आपको पैसा मिलता। लेकिन यहाँ पे आपके और उस इंडिविजुअल के बीच का ट्रस्ट है, दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड एज द फिडुशियरी मनी, राइट। तो इस तरीके से पैसे को क्लासिफाई किया गया है। इकोनॉमी में जितना कॉन्सेप्ट हो, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद कॉमन लॉजिक एंड कॉमन एग्जांपल फ्रॉम डे टू डे लाइफ, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू मेमोराइज दिस टर्म्स, है ना। अब देखो 2 टर्म आपको और दिखाई देगा। एक टर्म है आपके सामने, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू, और एक है सर इंट्रिंसिक वैल्यू। मुझे लगता है आपको समझाने की आवश्यकता आप सभी को पता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है वही वाली पुराना वाला एग्जांपल उठा रहा हूं। सपोज करो अगर कोई कॉइन है ना, उस कॉइन के ऊपर में सरकार ने लिख दिया 10 रुपए, तो उसका फेस वैल्यू हो गया 10 रुपए, आपको इसको 10 रुपए के बराबर मानना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है सर अगर वो कॉइन है उसकी खुद की कीमत है 2 रुपए की, है ना, और गवर्नमेंट ने उस पर 10 रुपए लिख दिया, तो आप तो 10 रुपए के हिसाब से समझोगे, लेकिन उसकी खुद की कीमत क्या है? 2 रुपए है। अब अगर मैं आपको बोलूं सर गोल्ड कॉइन, है ना, अब वो गोल्ड कॉइन और सरकार उस पर भले 10 रुपए लिख दे, लेकिन गोल्ड इतना महंगा है, आप कभी भी 10 रुपए के हिसाब से चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे। आप फटाक से जाओगे सोनार के पास कि भैया इसका वेट करो और मुझे पैसे दो, बिकॉज अल्टीमेटली उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। सो देयर इज डिफरेंस कि फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू पे क्वेश्चन आ सकते हैं कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए। तो बहुत सिंपल है, फेस वैल्यू का मतलब है इट इज अ लीगल वर्थ, जो गवर्नमेंट ने बाय लॉ उसको वर्थ दिया है, दैट इज द लीगल वर्थ compared to other money form. It is assigned by the government authority and fiat money has face value but no intrinsic value. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, और कुछ भी नहीं है, fiat value और intrinsic value में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक ऐसा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नियर मनी एंड डियर मनी। बहुत ही सिंपल है ये कॉन्सेप्ट भी। नियर मनी का मतलब क्या होता है? नियर मनी मतलब पैसे के करीब, मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स कॉल्ड द नियर मनी। ये आपका बहुत लिक्विड, ऐसे एसेट को बोलते हैं लिक्विड एसेट, मतलब जो फट से पैसे में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स कॉल्ड द नियर मनी, है ना। सो इट्स हाईली लिक्विड एसेट इजिली कन्वर्टेबल टू कैश, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो, और कैश में कन्वर्ट होने में आपके पास में 9 के बराबर लॉस, देयर इज मिनिमल लॉस इन वैल्यू ड्यूरिंग कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल आपके सेविंग अकाउंट्स, अब मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है ना, अब वो पैसा वहां पड़ा हुआ है, मैं अभी चाहूंगा अभी इस वक्त इस मोमेंट में मैं पैसा को निकाल सकता हूं, है ना, बिकॉज इट्स इन माई सेविंग अकाउंट। तो ये इसको हम बोलते हैं टाइम लाइबिलिटी, मतलब किसी भी टाइम, सॉरी इसको हम बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटी। हाँ, मतलब मैं किसी भी टाइम पे जब मुझे डिमांड पड़ा मैं उस पैसे को मैंने फट से निकाल लिया, राइट। एक होता है टाइम लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल मैंने एफडी कर दिया 5 साल के लिए, जब तक वो 5 साल का टाइम पूरा नहीं होगा मैं नहीं निकाल सकता। और एक होता है डिमांड लाइबिलिटी, मुझे जब डिमांड पड़ेगा मैं निकालूंगा। अभी मेरा मन किया कि मुझे 5 रुपए का कुरकुरे खाना है, मैंने फट से गया स्कैन किया, मेरे पैसे निकल गए, मैंने पेमेंट कर दिया। सो इट्स समथिंग कि मैंने पैसे को बहुत ही हाईली लिक्विड एसेट के रूप में रखा हुआ है, जब भी मैं चाहूं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं। इट्स वेरी नियर टू मनी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द नियर मनी, मतलब वो एकदम से पैसा ही है, बहुत नजदीक है, इसको नियर मनी कहेंगे। इसमें आपको ट्रेजरी बिल और मार्केट की सिक्योरिटीज ये सब नियर मनी के रूप में आता हुआ दिखाई देगा। एक इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है, उल्टा नहीं है बट इसी से थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स कॉल्ड द डियर मनी। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब मार्केट में पैसा बहुत महंगा हो चुका हो। अभी समझो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। डियर मनी मतलब होता है इट मींस दैट मनी इज एक्सपेंसिव टू बोरो, दैट इज इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, मतलब पैसा लेना बहुत महंगा हो गया, इंटरेस्ट बहुत महंगे। अब मार्केट में आपको पैसा महंगे रेट पे क्यों मिलता है, क्यों हाई इंटरेस्ट पे मिलता है? इसका रीजन है मार्केट में सर जो मनी है ना, मनी सप्लाई वो कम हो गया, मार्केट में पैसा कम हो गया है ना, बहुत ही कम कैश अवेलेबल है मार्केट में। अब आप बैंक के पास गए कि भाई साहब मुझे लोन चाहिए, है ना, तो बैंक बोलेगा मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे दूंगा। क्यों ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रहा है? क्योंकि उस वक्त मार्केट में जो मनी है, राइट, मनी सप्लाई है वो कम हो चुका है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट लो, अगर मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, बैंक्स के पास पैसा है, आम लोगों के पास बहुत पैसा है। अब आप जाओगे बैंक में पैसा मांगने के लिए, तो आप लोग आपको बोलेंगे कि बैंक में क्यों जाओगे, मेरे पास ही पैसा है, मेरे से ले लो।
तो बैंक क्या बोलेगा, नहीं नहीं आप मेरे से लो, मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करूंगा। क्यों ज्यादा इंटरेस्ट पे पे करूंगा? बिकॉज मार्केट में मनी ज्यादा है, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया। तो जब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। इन सभी का रिलेशन है, मैं आपको इन्फ्लेशन के साथ इसका रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ रिलेशन ये है कि अगर सपोज करो मार्केट में बहुत पैसा है, इस चीज को समझो, मार्केट में अगर बहुत पैसा है तो इसका मतलब ये कि हर इंसान जॉब कर रहा है, सबका बिजनेस चल रहा है, सब बहुत पैसा कमा रहे हैं, सबके पास पैसा है। तो इससे क्या होगा सर, डिमांड अचानक से बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बेरोजगार बैठा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, कल मेरी जॉब लग गई, मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, मैं सोचूंगा मैं आईफोन खरीद लूं, मैं ये खरीद लूं, मैं वो खरीद लूं, क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। तो अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे ही सामान का दाम भी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब एक आईफोन खरीदने के लिए पहले 2 आदमी खड़े थे, अब उस आईफोन को खरीदने के लिए 20 आदमी खड़े, तो आईफोन का प्राइस बढ़ गया। और गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मार्केट में पैसा बढ़ा, डिमांड बढ़ा, यानी कि इन्फ्लेशन भी आ गया, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसा बाहर निकालती है, राइट। वो पैसा निकालती है अलग अलग ऑर्गेन्स के द्वारा, अलग अलग तरीके से। आपको बताऊंगा कैसे, सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारे मैकेनिज्म है ना, बॉन्ड जारी करके पैसे को बाहर निकालना, ताकि अगर आप मार्केट से पैसा बाहर निकालोगे, मार्केट में पैसा कम है, अब लोगों के हाथ में कम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो अब डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन कम जाएगा। और उस टाइम पे अगर आप मार्केट से या फिर बैंक से कहीं से भी लोन लेने जाओगे तो लोन आपको महंगा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द डियर मनी। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसको हम डियर मनी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसे मनी से पूरा इकोनॉमी ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज हाउ मनी मार्केट एन इंपॉर्टेंट रोल प्लेस व्हेन यू स्टडी द इंप्लीकेशन ऑफ मनी, है ना। जब भी आप मनी के इंप्लीकेशन को पढ़ोगे तो आपको इससे बहुत सारे इम्पैक्ट्स इसके दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो इस टाइम पीरियड में बोरोइंग्स बहुत कम होते हैं, इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, इस टाइम पीरियड में इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। अब आप सभी को पता होगा जब कोविड-19 चल रहा था, क्या हो रहा था सर, जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे मार्केट डाउन हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया सर, मार्केट में बहुत पैसा डाला था, मतलब अलग अलग स्कीम्स के द्वारा लोगों तक पैसा पहुंचा रही है गवर्नमेंट, मेजर इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब जैसे ही गवर्नमेंट पैसा मार्केट में ज्यादा डालेगी, अब वो ज्यादा क्यों डाल रही है, ताकि लोग पैसे को यूज करें, इकोनॉमी किक स्टार्ट हो, जो इकोनॉमी नीचे क्रैश कर रही है इसको अपन उठा सके, उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, पैसा मार्केट में डाला जा रहा है ताकि गिरती हुई इकोनॉमी उठ सके। अब इसका निगेटिव इंप्लीकेशन क्या हुआ, आप मार्केट में पैसा डालोगे, लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनको अलग अलग स्कीम्स के द्वारा पैसा दोगे, वो सोचेंगे मेरे पास पैसा आ रहा है, चलो ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। तो इससे क्या हुआ सर, मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने लग गया। तो कोविड के तुरंत बाद आपने देखा होगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, बट इसके बावजूद भी गवर्नमेंट मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि इन्फ्लेशन हम बाद में भी कंट्रोल कर लेंगे, अभी गिरती हुई मार्केट को उठाना है ना। तो आपने देखा कि जो इकोनॉमी क्रैश कर गया था कोविड में, वो उठ गया, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी पैसा डाला मार्केट में। तो इन्फ्लेशन रेट फिक्स होता है, मतलब 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन एक हेल्दी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई होनी चाहिए। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट जारी करते रहती है। मैं इसको आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा, 1 से 2 क्लासेस में, अगली क्लासेस में हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। आज की बेसिक क्लासेस में हम टर्म्स को समझ लें, की टर्म्स क्या है कैसे, ताकि अगली क्लासेस में इन की टर्म्स का हम यूज करें। सो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर की टर्म्स, राइट। तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं सर डियर मनी, यानी कि डियर मनी के टाइम पीरियड में क्रेडिट एक्सपेंसिव है, बहुत डिफिकल्ट है पैसा लेना, हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। और ये कब होता है, व्हेन सेंट्रल बैंक टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जब आपका आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है, मतलब पैसा अंदर निकाल रहा है, मतलब पैसा सिस्टम से बाहर ले रहा है, अपने पास पैसा खींच रहा है, मार्केट से पैसा निकाल रहा है, तो इसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। मार्केट में पैसा डाल रहा है, इसको बोलते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, दैट इज द डियर मनी। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द सेम, what is the meaning of this legal tender money? Before I go to legal tender money, I have something for all of you. Let me share this to all of you. Power IAS has finally made its first magazine, इंडियन पॉलिटी का मैगजीन। अभी हमने पॉलिटी 25 दिन के अंदर में पूरी पॉलिटी कवर अप कराया था। तो हमने यहाँ पे सर 150 पेज 150 पेज के अंदर में मैगजीन प्रिपेयर किया हुआ है, जहां पे हम हर एक टॉपिक को बहुत ही हाईली कंपाइल करके, लिटरेचर पार्ट कट डाउन करके, टेबल्स और डायग्राम्स के द्वारा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक जगह कंसोलिडेट करेंगे, और हर चैप्टर के बाद में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। द नेम ऑफ द मैगजीन इज इंडियन पॉलिटी रामबान। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कमीशन एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीएस एंड ऑल द एग्जाम्स, क्योंकि इसको आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एंड it has last 10 years PYQs integrated for UPSC, right? यहाँ पे 3 chapters का I have a small magazine I have given to all my friends who are in the services, who are in UPSC and state PSCs. They are doing the proofread, एक बार वो लोग भी proofread कर ले। Most probable next week, that is on 3rd of November,
इस मैगजीन को मैं मार्केट डोमेन में लेकर के आ जाऊंगा फॉर ऑल द एस्पिरेंट ऑन अ वेरी मिनिमम प्राइस दैट आई विल बी टेलिंग हियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? द प्राइस विल बी वेरी मिनिमम, बट दिस मैगजीन विल एक्चुअली बी हेल्पफुल टू ऑल द एस्पिरेंट जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा हुआ है। मैंने इस मैगजीन के फ्रंट पेज में ऐड किया हुआ है कि डिस्क्लेमर में इट्स नॉट for the freshers. I have actually written don't read if you are a fresher. It is actually written there. आप अगर फ्रेशर है तो आप इसको मत पढ़ना, बिकॉज अल्टीमेटली ये रिवीजन करने के पर्पज से बनाया गया है कि समय कम लगे। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, अब बार बार पलटोगे पेज, बहुत टाइम लगेगा। फटाफट मैगजीन रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगाओ एंड यू रेडी फॉर द एग्जाम। एग्जाम में जाओ, क्वेश्चन लगा करके आपसे क्वेश्चन लगेंगे। इट इज एक्चुअली मेड टू फुलफिल दैट पर्पस, है ना? तो ऐसा ना हो कि सारे बच्चे खरीद ले फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। समझाने के लिए नहीं है, समझाने के लिए क्लासेस के नोट्स हैं, सीरीज डाली है, पूरा पूरा प्लेलिस्ट बनाया, इकोनॉमी समझा रहा हूं, ये सब समझाने वाली चीज है। ये है रिवीजन वाली चीजें जो एंड मोमेंट पे आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। दैट इज इंडियन पॉलिटी रामबाण, बहुत जल्दी आने वाला है। इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बहुत जल्दी, आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर few days when it will come to market, when you'll read it, you will understand how important these notes are, provided you have read polity thoroughly. That is the reason, है ना? चलो भैया वापस से आते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी क्या होता है, क्या है सर लीगल टेंडर मनी? तो एक्चुअली एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कोई भी पेमेंट जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सर लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं हम उसको? लीगल टेंडर मनी। मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई सिक्का मार्केट में डाल दिया तो वो लीगल टेंडर है, आपको उस कॉइन को यूज करना। आपने देखा होगा ना, बीच में बहुत लोग 10 रुपए का कॉइन नहीं ले रहे थे, ये कॉइन नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। अगर आरबीआई ने उस पैसे को मार्केट में डाला हुआ है, यू मस्ट टेक इट, यू कैनॉट से आई कैनॉट टेक इट, क्योंकि उसके पीछे क्या है, देयर इज अ लीगल टेंडर, आपको उसको लेना पड़ेगा। जब तक उसका लीगल टेंडर है, जब तक गवर्नमेंट उसको मार्केट में रख रही है, उसकी वैल्यू उसने बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं ले रहे, इट विल बी अनलॉफुल टू रिफ्यूज फॉर रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। अगर आप उसको नहीं ले रहे तो आपके लिए अनलॉफुल है। लेकिन लीगल टेंडर कब खत्म हो जाएगा? जब गवर्नमेंट उस मनी की वैल्यू को हटा दे। फॉर एग्जांपल, आप सभी ने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पुराने वाले नोट्स को ले लिया, मतलब उसके लीगल टेंडर खत्म हो गए। अब नए नोट्स आए, मतलब इनके पीछे लीगल टेंडर आपको ये लेना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ लीगल टेंडर मैकेनिज्म वर्क। तो इंडिया में क्या होता है, इट इज गवर्न बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इंडिया में आरबीआई एक्ट 1934 को बेसिकली गवर्न करता है। और आरबीआई एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जो बैंक नोट्स को क्या करता है सर, इशू करता है मार्केट में, राइट? दैट इज हाउ पीपल यूज्ड टू गेट दीज नोट्स। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हेन मनी बिकम्स अ कमोडिटी। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि पैसा कैसे कमोडिटी सामान बन जाता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो एक एग्जांपल है, ठीक है, बहुत पुराना एग्जांपल है। 5 रुपए के सिक्कों का स्मगलिंग होता था। आप सोच नहीं सकते कि सर ऐसा भी स्मगलिंग हो सकता है। हुआ क्या, 5 रुपए के जो पुराने सिक्के थे बेसिकली, राइट, ये बने हुए थे क्यूप्रो निकल, है ना? उसके अंदर क्यूप्रो निकल 9 ग्राम था, मेटल था उसके अंदर में था। इस सिक्कों को स्मगल किया जाता है, स्मगलर्स एक्सपोर्ट देम टू बांग्लादेश। इन सिक्कों को बांग्लादेश में स्मगलर्स भेजते थे। रीजन क्या है, इस सिक्कों को जब मेल्ट किया जाता था ना, और जब इसको शेप करते थे तो मेल्ट करने के बाद ये रेजर ब्लेड्स बनने के काम आता था। जो आप देख रहे हो शेविंग ब्लेड्स, रेजर ब्लेड्स होते हैं। इन सिक्कों को मेल्ट करके, चूंकि इनका मेटल ऐसा है कि उसका फीचर बहुत ही शार्प हो सकता है, उससे रेजर ब्लेड्स बनाए गए। अब हुआ क्या सर, ये रेजर ब्लेड जो एक कॉइन था, इसके 6 ब्लेड्स बनते थे। अब हर ब्लेड 2 रुपए का बिकता था, तो अब आपको 7 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। अब कहने के लिए तो सर ये 5 रुपए का सिक्का था, अब देखो आपको कितना प्रॉफिट देके जा रहा है। तो क्या हुआ सर, 5-5 रुपए के सिक्के का स्मगलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो इसको हम, ये सिचुएशन कब होता है, इसलिए आरबीआई ने बेसिकली उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। यानी कि क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है हाउ मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट अकाउंट फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। कि जब भी आरबीआई, जब भी गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा सिक्का लॉन्च करेगी, तो उसको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने फेस वैल्यू क्या दिया है और उसके इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोने के सिक्के पे 500 रुपए लिख करके मार्केट में लॉन्च करो, वो हजारों का नहीं लाखों का सिक्का हो जाएगा। कोई 5 रुपए के बेसिस पे चलाएगा नहीं, उसका भी स्मगलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? और मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे ना मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत, उसका भी कॉपर जो करेंसी एक्सपेरिमेंट था ऐसे ही फेल हुआ था, है ना? उसके पीछे भी स्मगलिंग हुआ था। एनीवेज वो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब मैं आपको मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूँ, नजर आऊंगा दिल्ली सल्तनत में। तो इस तरीके के सिचुएशन में हमेशा गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान रखती है कि कोई भी सिक्का लेकर के आओ तो उसका जो फेस वैल्यू दे रहे हो, कोशिश करो कि उसका फेस वैल्यू ज्यादा हो, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो, तभी वो सिक्का मार्केट में चलेगा। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा और आपने फेस वैल्यू कम रखा है या फेस वैल्यू उसके नीचे रखा है, तो उसका स्मगलिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो जो कॉइन है ना, वो एक कॉमोडिटी बन जाएगा, वो कॉइन नहीं रहेगा, इट विल स्टार्ट टू एक्ट लाइक कॉमोडिटी। कोई भी ट्रांजिशन के लिए यूज नहीं करेगा, स्मगलिंग करने लगेंगे लोग, उसको बेच करके उससे सामान बनाने लग जाएंगे, एक कॉमोडिटी बन जाएगा वो।
वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई सिंसियरली होप कि आज की पर्टिकुलरली फर्स्ट क्लास ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स में आप सभी को मनी सप्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट से बहुत बेसिक की टर्म्स का मतलब समझ में आया होगा, और इन की टर्म्स से आपको मनी से ओरिएंटेड किस तरीके से मार्केट डायनेमिक्स चलता है ये भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सीरीज चलेगी। मैं फिर से बताता हूं, 1 से 2 वीडियो हफ्ते में आएगी, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एंगेजमेंट ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। और साथ में आपकी पॉलिटी का पीवाईक्यू चल रहा है, तो पॉलिटी पीवाईक्यू ट्यूसडे को और थर्सडे को आएगा, और पॉलिटी पीवाईक्यूज इसमें भी मेंशन किए गए हैं। मैंने इन मतलब बुकलेट में मैगजीन में क्या किया हुआ है, पीवाईक्यूज के नीचे हर पेज पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन मैगजीन पीडीएफ के फॉर्म में मैं एस्पिरेंट्स को दूंगा। तो जो भी एस्पिरेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप हमारी पीवाईक्यू वाली वीडियो पर ड्राइव हो जाएंगे, जहां पे मैंने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, फटाफट आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हैंड टू हैंड करते हुए जाएंगे। इट इज जस्ट मीन टू एक्चुअली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल थिंग्स, जो बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी ड्रेन करते हैं, वो ना करके अपन सही तरीके से एग्जाम के लिए फोकस होकर प्रिपरेशन कर सके। सो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू दिस सीरीज, लेट मी नो। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू द मैगजीन, also let me know in the comment box। बहुत जल्दी approximately 3rd of November, that is Monday, will be coming out with this। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक all the very best, God bless you all, keep on working hard, thank you so much, take care everyone, thank you।